सुभाष चंद्र बोस को उस कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाता है, मतलब सिर्फ सस्पेंड नहीं, रेस्टिकेट। इसमें काफी सारी फाइल्स जो है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड मतलब पब्लिक की गई थी। फिर ऐसा था कि गार्डियन इन्फ्लुएंस जो नॉन वायलेंस, और शिवाजी का अलग था कि वो वायलेंस भी हो पर उन्हें जीतना है। वंडर कार में होके निकल जाते हैं यहाँ से, और इतना नरसंहार जितना इन्होंने मैसेकर किया है उतना जर्मनी या हिटलर ने कभी नहीं किया है। गुमनामी बाबा करके हैं, हम्म। जिनको 1980 से 2000 के बीच काफी लोगों ने देखा। तो It's fine we worship Gandhi ji or anyone, Nehru ji, whatever. हेलो। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियोस देखी होंगी तो आप जानते हैं मैं हूँ सिंधूर मिश्र श्रीवास्तव दिल्ली से, और ये है आशुतोष केसरी कोलकाता से। तो भाई आशुतोष, आज का क्या है इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक, क्या सोच रहे हो? सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है, सो बेटर टू टॉक अबाउट दैट। वेल, जितनी भी श्योर। उनकी कहानियां हैं उनके जन्म से लेकर उनके मरने तक की, सो विल डिस्कस दैट थिंग। हाँ, हम लोग वैसे भी गांधी जयंती बनाते हैं, काफी कुछ जानते हैं उनके बारे में, और लोगों की भी जयंती बनानी चाहिए। या मतलब, हाँ ऑफ कोर्स, लाइक सुभाष चंद्र बोस। इनफैक्ट पता है, मैं अभी लाइक चैट जीपीटी किया, लाइक बेस्ट हीरोज ऑफ ओके। इंडिया फ्रॉम एवरी सेंचुरी, एंड उसमें 20th ओके। सेंचुरी में सुभाष चंद्र बोस का नाम आया। अच्छा लगा सुन के। हाँ, लाइक रियली सुभाष चंद्र बोस, अगर वो नाम लेते हैं ना तो प्राउड फील होता है यार कि हमारे नेशन में ऐसे लोग रहे हैं। बिकॉज नॉट जस्ट एज अ फ्रीडम फाइटर, बट आई थिंक दैट इवन एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी, जो डिग्रीज उन्होंने हासिल की, जो पद उन्होंने पाए, वो काफी सम्मानजनक है। देखो, उनके स्टार्ट करने से पहले विल टॉक अबाउट समथिंग, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिफोर सुभाष चंद्र बोस जी। सो ऐसा हुआ था कि ओके। 1857 का वो रिवॉल्ट वगैरह हुआ, ऑल थिंग्स। और उसके बाद वॉर 1858 ऑफ से, 1857। या इम्पोर्टेंट वन, झांसी की रानी। उसके बाद 1858 में ऐसा हुआ कि जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जो कंट्रोल है खत्म हो गया था इंडिया से, एंड जो ब्रिटेन का जो डायरेक्ट जो एम्पायर था अब उसके अंडर आ गया था इंडिया, जो नया गवर्नमेंट पॉलिसी आया था। तो उसके बाद कई सारे ओके। बदलाव आए इंडिया में, जिसमें 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। और उससे जस्ट 12 साल बाद सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ 1897 में, और 23 जनवरी को, जो कि ऑफ कोर्स उनका जयंती जो आ रहा है। हाँ, तो उनका जन्म हुआ कटक ओडिशा में। और उनके जो पापा थे उनका नाम था जानकीनाथ बोस, जो कि एक लॉयर थे, और उनकी मम्मी का नाम प्रभावती देवी था। उनके हाँ 14 सिबलिंग्स थे, जिनमें से वो नाइन्थ नाइन्थ बच्चे थे, एंड ही वॉज द सिक्स्थ सन। देखो, उससे पहले थोड़ा बता दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा था तो थोड़ा सा उसके बारे में। ओके। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसा हुआ कि उसमें तीन लेवल पे, जो उनका जो फाइट करने का तरीका था, तीन लेवल पे डिवाइडेड है। इसमें सबसे पहले जो है 1885 से 1905 तक जो लोग थे वो मॉडरेटर थे, यानी वो चाहते थे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो। उनका मतलब जो रूल्स है, अपना खुद का रूल्स रहे। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते थे कि इंडिया पूरी तरह से ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हो जाए। उनका बस था कि कुछ पॉलिसीज लानी है जो इंडियंस के फायदे में हो, ब्रिटिश रूल के अंडर ही। हम्म। फिर वो आए एक्सट्रीमिस्ट वाली एक कंडीशन इन 1905 से 1919 तक एक्सट्रीम। तो उनका था कि यार इंडिया का स्वराज लाना है, यानी इंडिया का खुद का रूल हो, पर ब्रिटिश एम्पायर जो है इनको लाइक। असिस्ट करे। गॉट इट। और वहां से शुरू होता है गांधीयन फेस। मतलब इसी गांधीयन फेस में सुभाष चंद्र बोस भी एग्जिस्ट करते हैं, जो उन्होंने सारे अपने काम के जो भी किया, पढ़ाई से लेके सारी चीजें। और गांधीयन फेस ये था कि नॉन वायलेंस का सपोर्ट चाहिए, अहिंसा से हम लड़ेंगे। और उनका था कि पूर्ण स्वराज, यानी हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, कंप्लीट ऑटोनोमस, यानी इंडिया के अंदर ऊपर ब्रिटिश का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सो ये था कांग्रेस का जो एम था। और इसी बीच सुभाष चंद्र बोस भी कदम रखते हैं कांग्रेस में। बट वहां जाने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए उनकी बैक स्टोरी के बारे में।
कि उससे पहले क्या क्या हुआ था, जब से वो पहुंचे कांग्रेस में, उससे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उनके लाइफ में हुई थी। सो आई लाइक यू टॉक अबाउट हिम समथिंग। सो बेसिकली उनके जो पिताजी थे, जानकी नाथ बोस, वो एक लॉयर थे, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ही वफादार थे। और वो अपने बच्चे को चाहते थे कि वो पूरी तरह से, मतलब उनकी तरह पूरा अंग्रेजी पढ़े सीखे, और उनकी तरह मतलब काम करे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो वो सुभाष चंद्र बोस को पढ़ाते हैं, अ, जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, जो कि कटक पे ही, उड़ीसा में। वहाँ पे वो पढ़ते हैं बिल्कुल इंग्लिश मीडियम स्कूल में, रट्टेदार अंग्रेजी। एंड देन ही शिफ्ट्स टू कॉलेज फॉर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज। बट एक चीज, मतलब उनके जो एक बड़े भाई थे, वो भी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में काफी हेल्प किए सुभाष चंद्र बोस की, उनको हमेशा गाइडेंस देते थे। एक और चीज, लाइक जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी के जो पापा थे, वो बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए लॉयल थे, वहीं उनकी माँ जो थी बहुत ही धार्मिक थी, प्रभावती देवी जी। बहुत ज्यादा धार्मिक थी, हम्म। जो सुभाष जी को मतलब पूरा धर्म के बारे में पढ़ाती थी, शास्त्र के बारे में पढ़ाती थी, रामायण महाभारत ये सब चीजें। तो उन्होंने उससे भी, उनकी माँ से बहुत कुछ सीखा इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में। इनफैक्ट ही वॉज इंस्पायर्ड बाई रामकृष्ण परमहंस, जो कि विवेकानंद जी के गुरु भी थे। और फिर वो विवेकानंद जिसे मतलब इंस्पायर होके वो अपने आगे की पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। एक चीज और था कि पीपल जो, जैसे मैं बंगाल में हुआ अभी, और अभी जो है यहाँ बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हर जगह मिल जाएगी, काफी पूजा की जाती है, काफी रिस्पेक्ट है। इनफैक्ट बंगालीज आर लाइक, दे आर फेवर टुवर्ड्स देयर कल्चर। बट ही वॉज बॉर्न इन उड़ीसा, उनकी स्कूलिंग भी उड़ीसा में हुई थी। बट द पॉइंट इज, तब उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आता था, इसलिए उन्हें एक तरीके से बंगाली बोल सकते हैं। बट करेंटली वो उड़ीसा में पड़ता है, कटक। ये चीज हम्म। नई बात थी जो मुझे पता चली। वेल, बाकी उन्होंने पढ़ाई कोलकाता से किया अपनी कॉलेज लाइफ। सो आई लाइक, तुम कुछ बताओ इसके बारे में। कोलकाता में तो उन्होंने अपनी पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज से की थी। फिर वो कॉलेज ऑफ कैलकटा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा गए। फिर उन्होंने उसके बाद जो है अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, जहाँ पे रहते हुए उन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम भी दिया। आई थिंक 1990 और 1920 के बीच में। एंड वहाँ पे उन्होंने उसको फोर्थ रैंक से क्वालिफाई भी किया। मोस्टली लोग कहते हैं कि, जहाँ तक जो पता है, कि उन्होंने अपने फैमिली के प्रेशर में आके किया था। जैसा कि तुमने कहा कि उनके फादर काफ़ी लॉयल थे ब्रिटिशर्स के साथ, वो चाहते थे कि वो भी उसी तरफ जाए, तो इसलिए उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया था। बट जल्दी 1920 में वो इंडिया वापस आए एंड उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी आईसीएस की पोस्ट हाँ, से। उन्होंने कहा था कि लाइक, यहाँ पे। मैं दूसरे गवर्नमेंट के लिए काम नहीं हम्म। कर सकता जब हमारा देश खुद ही हाँ। एक स्लेव की तरह है फिलहाल। सो ही रिजाइन फ्रॉम दैट। हाँ। इनफैक्ट सेकेंड राउंड उन्हें नहीं देना था, बट ही स्टिल गेव दैट बाय द वे। फर्स्ट राउंड में उनका फोर्थ रैंक था। टोटल 6 वैकेंसीज थी, उसमें से फोर्थ रैंक था उनका। सेकेंड राउंड ही गेव, बट ऑफ कोर्स ही डिडंट वांट टू गिव। ही केम बैक टू इंडिया हाँ। इन 1921। और फिर यहाँ पे चित्तरंजन दास के मेंटोरशिप में उन्होंने आगे की चीजें संभाली। बट उनका कॉलेज खत्म करने से पहले एक इंसिडेंट जो याद आता है मुझे, मतलब मैंने जो पढ़ा है उनके लिए। पहले देखो, ऐसा हुआ कि कॉलेज में ना हम्म। उनके एक टीचर थे, ओटेन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में, ठीक है। सो वो कुछ इंडियन कल्चर के बारे में कुछ गलत सलत बोलते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंस कि सुभाष, मतलब तब एक दिन वो सीढ़ियों पे जा रहे होते हैं, और उनको कुछ बच्चे घेर के उनको पीटते हैं, पीट के भाग जाते हैं। तो जब वो टीचर प्रिंसिपल को कंप्लेन करता है, तो वो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम लेता है। वो बोला था कि उसे भी वो देखा था वहां पे। तो फिर सुभाष चंद्र बोस को उस कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाता है, मतलब सिर्फ सस्पेंड नहीं, रेस्टिकेट। तो उस कॉलेज से निकाल दिया जाता है। और बाद में सिफारिश अपने पिता, उनका पिता एक्सपेल का कर काफी दिया नाम जाता था। है। हाँ, फिर उनका पिता का काफी नाम था, तो दूसरे कॉलेज में फिर एडमिशन मिला उन्हें। एंड उसके बाद वो लंदन चले जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, बीए के लिए। सो मतलब ये उनकी पढ़ाई के और टाइम की हाँ, चीजें उन्होंने हैं। बीए फिलोसफी में किया होता है।
बीए या उनका फिलोसफी में होता है। हम लोग जो बात करते हैं कि वो वापस इंडिया आ गए, और जैसा कि तुमने कहा कि चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है, उनकी मेंटरशिप में उन्होंने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस का यूथ विंग भी फाउंड किया था उन्होंने। और 1921 में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था गांधी जी में, उसमें भी उन्होंने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। Then Chittaranjan Das at that time was the mayor of Calcutta or Bengal. At that time, Subhash Chandra Bose handled the position of Chief Executive Officer of Calcutta Municipal Corporation. वो वापस आते हैं और चितरंजन दास के साथ। अच्छा, एक और चीज, उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया स्वराज नाम से। तो जब वो वापस आते हैं तो वो गांधी जी के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं यहाँ पे। लाइक 1919 में 19 में गांधीयन फेज शुरू होता है, जहाँ पे गांधी जी पूरा आगे की लीड लेते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था, असहयोग आंदोलन। तो वो जब आते हैं तब कहीं ना कहीं ये जो नॉन वायलेंस का परचम लहरा रहा था। वो गांधी जी से मिलते हैं बॉम्बे में। एंड देन व्हाट हैपन कि वो बात करते हैं और उन्हें ये रियलाइज होता है कि गांधी जी की विचारधारा और सुभाष, मतलब उनकी जो विचारधारा है, दोनों के सोच में ना बहुत डिफरेंस है। लाइक गांधी जी वॉज फॉर जस्ट नॉन कोऑपरेशन एंड नॉन वायलेंस, while सुभाष चंद्र बोस वांटेड कि अगर हमें आज़ादी किसी भी कीमत मिले तो हमें उसके लिए जाना चाहिए, इवन फॉर फाइटिंग, लड़ने के लिए। तो ये विचारधारा थोड़ी अलग थी, बट स्टिल द बेस्ट थिंग वाज सुभाष जी ऑलवेज रिस्पेक्टेड गांधी जी, और बाद में उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा था टाइम पर। बट बिफोर दैट 1922 में वो स्वराज नाम का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। और चित्तरंजन दास जी का भी एक न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड, वहाँ पे वो एडिटर का काम करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी। So that's how he started his career in newspaper agency, by the way. So he wanted to write about India and India's freedom struggle. So that's how he started there. बट बहुत ही लंबी जर्नी थी। बाद में वो जो कलकत्ता जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ के सीईओ भी बनते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर ये कहानी ऐसी चलती रहती है टिल और 1938। उस वक्त चित्तरंजन दास वहाँ के मेयर भी थे। यस, अरे 1925 में उनका डेथ हुआ था शायद। हाँ, 16 जुलाई 1925। आ, हाँ, एक और चीज, सुभाष चंद्र बोस जी 1923 यानी 23 में इंडियन यूथ कांग्रेस के लीडर भी बनते हैं इसी बीच। सो मतलब ये सब था जो वो आते हाँ, हैं और बहुत सारी लीडरशिप संभालते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह। एंड ही स्टार्टेड एज अ एक्टिविस्ट जो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना चाहते थे, और यहाँ से उनकी जर्नी लगभग अब शुरू हो गई। हालांकि अभी जिस बात के लिए उन्हें जाना जाता है उसमें अभी काफी टाइम थे, 15 साल और था, लेकिन उन्होंने काफी कुछ किया इसी बीच 15 ईयर्स में। जो 1923 में तुमने बोला कि ये जो कांग्रेस का यूथ विंग था उसको भी उन्होंने हेड किया था, तो उसी वक्त मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म की थी, और उन्होंने उसका भी काफ़ी सपोर्ट किया था। देन यू वर टॉकिंग अबाउट जो जेल वाला हुआ था, वो 1924 में एक हुआ था। मंडेल जेल हुई थी बुर्मा में फॉर हिज पॉलिटिकल एक्टिविज्म, एंड ही वॉज रिलीज्ड आफ्टर 3 इयर्स आई थिंक 1927 में। और उसी बीच उनके ये जो पॉलिटिकल मेंटर थे देशबंधु चित्तरंजन दास, उनकी डेथ भी हो गई होती है। ओके। एक्चुअली जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी फाइल्स 1997 में, नहीं 1990s में एक काफ़ी सारी फाइल्स जो है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड मतलब पब्लिक की गई थी। फिर 2000 में भी हुआ था, 2010 में भी शायद हुआ था, और उसके बाद एक हुआ है अभी रिसेंटली, कुछ कुछ ही साल पहले किया था मोदी जी की गवर्नमेंट ने। एंड आई वेंट टू चेक फॉर ऑल दोज फाइल्स। तो अलग से एक नेताजी के ऊपर पेज करके बना है, बट उस पे जब तुम लिंक क्लिक करो ना फाइल्स चेक करने के लिए, उस लिंक में एरर आ जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मोदी और सारे नेता अभी भी कुछ छुपा रहे हैं इनके बारे में, बस कह रहे हैं कि हम लोगों ने पब्लिक किया है, कि क्या चल रहा है। लाइक हो सकता है, मतलब देखो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कहानी है ना, मतलब एक तो मिस्टीरियस है और बहुत विवाद होता रहता है, स्पेशली ये कांग्रेस वर्सेस जो अभी चल रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, हाँ, वेयर कांग्रेस नहीं ये ग्लोरीफाई पूरी गांधी मिस्ट्री में एंड डज घिरी ऑल है। थिंग्स। हाँ, उनके नहीं डेथ तो देखो, सिर्फ उन
डेथ हम्म। डेथ उनकी मिस्ट्री है। उनकी शादी तक भी मिस्ट्री है कि भाई उस बंदे ने शादी कब कर ली। फिर वो कैसे छुप के भागे वो भी आज तक पूरा किसी को क्लियर है ही नहीं। मतलब वो पूरा मिस्टीरियस इंसान है। या देखो जैसे बताया 1924 में उन्हें जेल भेजा गया। एंड टोटल एक्चुअली वो 12 बार जेल जा चुके हैं। और पहली बार गए थे तो 6 महीने के लिए गए थे। सो सुभाष चंद्र बोस ऑफ कोर्स ये लाइक था फ्रीडम स्ट्रगल। और जब था तो सब जेल जाते थे लगभग। तो उस टाइम का दैट वाज द मतलब क्या ही बोलो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। 1928 में वो जनरल सेक्रेटरी बने थे नेशनल किस चीज के? कांग्रेस के। उस वक्त 38 प्रेसिडेंट ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो जनरल सेक्रेटरी बने थे 1928 में। उस वक्त ये मोतीलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी चल रही थी उसमें। ओके। 38 में वो मतलब इलेक्शन से जीते थे, ऐसा हुआ था। और उसमें भी लाइक वो ये प्रॉब्लम हो गया हाँ, था देखो। तब वो प्रेसिडेंट बने थे। हाँ, ये हरिपुरा अधिवेशन आए थे, मतलब हरिपुरा में हुआ था ये चीज। हाँ, हरिपुरा सेशन। हाँ। तो उसमें ऐसा हुआ कि मतलब लाइक वो इलेक्ट तो हो गया, जीत गया। बट उस समय ऐसा था कि गार्डियन इन्फ्लुएंस जो नॉन वायलेंस, और सुभाष जी का अलग था कि वो वायलेंस भी हो पर उन्हें जीतना है। तो दोनों में मतभेद हो गया बहुत ज्यादा। एंड यहाँ पे जो पार्टी है दो टुकड़ों में बट जाती है। बट अगेन नेक्स्ट ईयर ऐसा होता है, फिर से सुभाष चंद्र बोस लड़ते हैं और फिर से जीत जाते हैं। बट वही है गार्डियन इन्फ्लुएंस, मतलब गांधी जी का इतना इन्फ्लुएंस इस था बार कि लाइक त्रिपुरी सेशन था। मतलब उन्हें मतलब एक तरीके से वो फोर्स हो गए थे कि उन्हें रिजाइन करना ही पड़ा। एंड रिजाइन, एंड तब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ये था मतलब जो इसके बाद उन्होंने बहुत कुछ स्थापित किया था, क्योंकि एक लाइक पहली चीज थी फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत जो न्यूज़पेपर पहले किया था, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सो उसमें भी एक था कि एक साउथ के थे, साउथ इंडिया के। थेवर नाम था मोस्ट प्रोबेबली, शायद थेवर जी जो भी है। तो उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की साउथ इंडिया के सारे वोट्स इकट्ठा करने में, वहाँ पे उनके लिए स्पीच के लिए ऑडियंस तैयार करने में। ही हेल्प अ लॉट। सो दैट्स हाउ सुभाष जी मतलब अब ऐसा हो गया ना कि यार कांग्रेस के जो लोग थे जो बचे थे, उन्हें लगने लगा कि लाइक ही इज प्लानिंग अगेंस्ट देम बिकॉज फॉरवर्ड ब्लॉक एक अलग ग्रुप बन गया था। ये जो त्रिपुरी वाला सेशन हुआ था ना, उसमें उन्होंने पाटाभी सीतारमैया को डिफीट किया था, जो कि गांधी जी वाले हाँ साइड से हाँ आए हाँ। थे। यस। इसलिए वो फिर वही दिक्कत हो गया बिकॉज ऐसे जवाहरलाल नेहरू में कई लोग थे जो गांधी जी के सपोर्ट में थे। एंड सो देखो ऐसा होता है कि जब ये लड़ाई लड़ते हैं और फिर 1941 में मतलब 40 के एंड में, 41 में उन्हें हाउस अरेस्ट पे डाला जाता है। यानी ब्रिटिश जो है उन्हें कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल पास जगह है एल्गिन रोड, वहां पे वो घर में नजरबंद कर देते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। फिर वो बाद में अपने नेफ्यू की मदद से एक तो वो काम करते हैं कि वो ना कई दिन तक ना सिपाहियों से मिलते नहीं है। और उतने में उनकी दाढ़ी उड़ी पूरी बढ़ जाती है। और एंड में वो पूरा प्लान बनाते हैं, और एक भगत राम थे, उन्होंने बाहर आने के बाद बहुत हेल्प किया उनकी। वो तुरंत फिर वहां से दाढ़ी बढ़ा के अपने कपड़े बदल के पठानों का ड्रेस पहन के, जो कि अफगानिस्तान में लोग पहनते हैं ना, लाइक आई टेक द फोटो है, उनका ड्रेस पहन हम्म के वो वंडरर कार में होके निकल जाते हैं यहाँ से। और 17 जनवरी को भागते हैं, मतलब हाउस एरेस्ट से निकलते हैं। और 21 जनवरी, 21 जनवरी, यानी कि मतलब ठीक है 21 जनवरी को वो, और ये आज वीडियो 21 जनवरी को हम लोग शूट कर रहे हैं, और आज ही के दिन वो 1941 में लाइक अराउंड 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, 84 ईयर्स, 84 ईयर्स पहले वो भाग जाते हैं, काबुल अफगानिस्तान पहुंचते हैं। वहाँ पे एक अकबर शाह ने उनकी बहुत हेल्प की थी। और उन्होंने उन्हें एक आइडिया दिया कि अगर वहाँ से उनको जाना है, इससे पहले ब्रिटिश ना पहचाने उनको, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम दाढ़ी वगैरह और बढ़ा लो, ऐसा भेष बनाओ जैसे तुम कोई यहाँ की जाति जनजाति की तरह लोग, और गूंगा बहरा होने की नौटंकी करो। हाँ। तो ऐसा करते हुए सुभाष चंद्र बोस जी फेस बदलने में, चेहरा बदलने में बहुत माहिर थे। वो ऐसा करते हैं और फिर वो रशिया होते हुए 1941 में ही वो जर्मनी पहुंचते हैं, यानी हिटलर के पास। So that was a story like how he went to Hitler. If you want to add something in this, I'll like if you say anything in between.
मुझे एक यही चीज बहुत क्लेवर लगी, जो वो सोल्जर्स से मिलते नहीं है, क्योंकि अगर वो मिलेंगे नहीं तो वो पहचानेंगे भी नहीं कि यार दाढ़ी बढ़ा के वो कैसे लग रहे हैं। यस यस। एंड जो मैंने जहाँ तक सुना है, जर्मनी में जब जाते हैं हिटलर से जो भी मिलिट्री सपोर्ट या जो भी मांगते हैं, तो बात ये होती है कि उस वक्त हिटलर की भी हालत इतनी ख़राब हो रही होती है कि वो हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो वो इतना कुछ प्रोडक्टिव होता नहीं है। ऑल्सो काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं उनके सुभाष चंद्र बोस के मॉरल्स पे, कि यार वो हिटलर के पास जा रहे हैं, जापान के पास जा रहे हैं। उस वक्त मतलब हिटलर तो ऑब्वियसली डिक्टेटर था, इतने सारे ज्यूस को मारा, तो मतलब क्यों जा रहे हैं। तो उस वक्त जो है नेताजी का ना अपने सोल मोटिव था कि इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस दिलानी है, उसके लिए उन्हें चाहे जो भी करना पड़े। ऑल्सो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जर्मनी वगैरह ये सब एक्सेस पावर्स की तरफ थे, एंड ब्रिटेन वॉज टूवर्ड्स एलाइड पावर्स, तो ऑब्वियसली वो ब्रिटेन वाले साइड जाके हेल्प नहीं मांग सकते हैं। यस। इसके अलावा एक और चीज, लाइक आई लाइक टू शो सम मैप, बिकॉज ये किताब मेरे हाथ में है। और ये बुक कौन सी है? सो दिस इज द बुक बाय द वे, यू कैन से इट। तो घर पे पड़ी थी, मैं उठा लाया। सो देखो, अ, ये कोलकाता है, ठीक है। एंड कोलकाता से वो ऐसे होते हुए जो वो काबुल गए थे, 1941 की कहानी है। काबुल पहुंचते हैं, काबुल से वो मॉस्को यानी रशिया होते हुए ही गोज टू जर्मनी, बर्लिन। तो ये उनका मैप था। इसके बाद 1941 में जब जर्मनी में कोई हेल्प नहीं मिलता, इससे पहले जर्मनी में काफी कुछ हुआ रहता है, विल टॉक अबाउट इट। फिर वो वापस यहाँ से एंड ही गोज टू सिंगापुर। सो उस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो अ, जैसा इसने बताया कि मतलब वो जर्मनी जाते हैं एंड ही डिडंट गेट मच हेल्प। सो जर्मनी में नेताजी को क्या स्वागत मिलता है, क्या स्वागत मिलता है। लाइक उन्हें बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया जाता है। अच्छा, इससे पहले तुमने हिटलर की बात किया था कि हिटलर के पास क्यों गया। एक और चीज मुझे दिमाग में आया, लाइक उन्हें हिटलर बोला कौन, कौन बनाता है हिटलर? नाम था अडोल्फ हिटलर ऑफ कोर्स, बट जो हाँ, ये हिटलर बोलते हैं उसके पीछे जो सरकेज़म है, लाइक ही वाज अ क्रूअल मैन, जो मतलब बहुत दरिंदा था डिक्टेटर इस टाइप जो का। सिर्फ अपनी चलाए, डिक्टेटर, हाँ। जो सिर्फ अपनी चलाए, पर डिक्टेटर। डिक्टेटर बोलने वाला कौन था? लाइक दे वर ब्रिटिश, दे वर अमेरिकन ऑफ कोर्स, जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं अभी भी। और हम उसको डिक्टेटर समझते हैं, उसको बुरा समझते हैं। बट सी इन द सेंस, जब तुम मान लो इंडिया में हो, जस्ट ब्रिटिश एम्पायर तुम्हारे ऊपर रूल कर रहा है, उनकी वजह से तुम्हारे जो खुद के इंडियंस हैं वो मर रहे हैं, फैमिन और बहुत सारी चीजों में। तो तुम्हारे लिए वही डिक्टेटर है जो तुम पे राज कर रहा है, और बाकी सब अच्छे। ऐसा होता है। तो एट दैट हाँ, टाइम इनफैक्ट रियलिटी भी यही है कि अमेरिका एंड ब्रिटिश ने जितना अपना नरसंहार, जितना इन्होंने मैसेकर किया है, उतना जर्मनी या हिटलर ने कभी नहीं किया है। उसका शायद 50% या शायद 20-30% भी नहीं किया है। सो ये बस डिक्टेटर कहने के लिए था कि क्रूअल डिक्टेटर was a name given by the British, but actually the British were the real dictator at that time. Even Japan was also not, मतलब जापान भी पीछे नहीं था उस चाइना वक्त में जो उसने किया है। नहीं, उस वक्त हम लोग तो ये भी पढ़ते हैं ना कि ब्रिटेन ने तो सब नेटिव अमेरिकन को खत्म कर दिया था। आखिर हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था चीफ यस, सिएटल से स्पीच। नॉट ओनली ब्रिटेन, लाइक और भी यूरोपियन कंट्री थे, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका के कई सारे आइलैंड है, वो वहां जाते हैं, बहुत ज्यादा बीमारी होती है और सारे खत्म। पूरी आइलैंड पूरा वॉश हो गया, वाइट वॉश। लोग बोले यार वाइट लोगों ने वॉश कर दिया, कुछ इस टाइप का। तो जो अपने आप में जो लड़ रहे थे ना, व्हाइट वर्सेस ब्लैक्स, क्या था यार, मतलब छोड़ो, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन भी अपने कम बैक टॉपिक टू पे द रहते टॉपिक। हैं। क्योंकि मुझे ना ऐसा, मैंने एक रील देखा आज, एक फॉरेनर का, जिसने उसने कहा कि इंडिया अंडर डेवलप है। क्योंकि लोग कहते हैं कि इंडिया एक दिन ब्रिटिश के अंडर थी, ठीक है, मतलब कि ब्रिटिश रूल कर रहा था, इसलिए इंडिया अंडर गवर्नमेंट है, क्या बोलते हैं, सॉरी, अंडर डेवलप्ड है। और सिमिलरली अमेरिका भी तो किसी के अंडर थी, फिर वो अंडर डेवलप नहीं है, क्यों नहीं है? लाइक उसने ये सवाल पूछा और हाँ, इंडिया को गाली दिया। और मैं बात बोलूंगा, किसके अंडर था अमेरिका? अमेरिका किसी के अंडर नहीं था। अमेरिका के मतलब जो स्पेन के लोग थे, यूरोपियंस थे, जो पहले से प्रिविलेज थे, वो खुद ही अमेरिका में जाके रहने लगे, खुद ही खुद के ऊपर राज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो अंडर प्रिविलेज थे। और यहाँ इंडियंस थे, यहाँ पे हाँ, नरसंहार हुआ है, यहाँ पे मैसेकर हुआ है, अमेरिका में कोई मैसेकर नहीं हुआ है खतरनाक वाला।
समझ रहे हो, जस्ट जो भी हुआ था मतलब नेटिव अमेरिकन, मुझे लगता और है, वो अब है भी नहीं, हाँ, जिनके बारे में बात होती बिकॉज भी नहीं है। चीफ सेएटल की जो स्पीच थी भाई, रियली टचिंग थी भाई, लग रहा था इन द एंड होने के वर्ज पे है, अपने खत्म यस, होने का बस आखिरी सिग्नल दे रहे हैं। लाइक चिप थिएटर स्पीच से याद आया, लाइक स्कूल टाइम में पहले तो वो जब 9th और 10th में था वो ना चैप्टर, तो 9th में ऐसा था कि मुझे वो हाँ, चैप्टर पूरे साल समझ में नहीं आया, फाइनल एग्जाम में छोड़ के आया था। बट ऐसा 10th, हाँ ऐसा था। 10th में जब मैंने मुझको उसको बहुत ध्यान से पसंद था। पढ़ा, 10th में मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा, एक एक लाइन समझा, एक एक लाइन का ट्रांसलेशन, तब समझ में आया। मतलब वो मेरा फेवरेट चैप्टर बन गया था, उस स्टोरी वाले बुक से फेवरेट चैप्टर था वो, हम्म, लाइक समझने के बाद, क्योंकि जो टचिंग वाली बात की थी उसने, कि एक ही छत के नीचे हम लोग रहते हैं, एक ही ग्रेट स्पिरिट है, भगवान देखेंगे कि अमेरिकन तुम हाँ, क्या कर रहे हो, दैट हाउ उस टाइप से चैप्टर था वो। बट एनीवे, हम आए थे एडोल्फ हिटलर के पास, तो जरा उनसे घूम के आते हैं, मिल के आते हैं हाथ मिला के। सो सुभाष जी जाते हैं उनके हाँ, पास, जरूर। उनसे मदद मांगते हैं। बट दे वो काफी अच्छे से मतलब वहां पे जाके सुभाष चंद्र बोस जी हैं, कुछ भारतीय जो इंडियन जो सोल्जर्स थे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। वेल उन्होंने इसलिए पकड़ा था क्योंकि ब्रिटिश की ओर से वो लड़ रहे थे, इंडियन सोल्जर्स, तो वो कैद कर लेते, तो उन सबको वहां छुड़वा के उन्होंने, सुभाष जी ने फ्री इंडिया सेंटर एक बनाया, और फिर लेजर, ओके, और फिर वहाँ के जो सोल्जर्स थे उनको आजाद करके उनको उसमें भर्ती किया, ताकि वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अलग से लड़ाई करें। तो मतलब ओके, ऐसा हुआ था। वहाँ पे काफी आदर सत्कार मिला, बट हिटलर को ऐसा लगा, वो कमजोर पड़ने लगा था, सेकेंड बैटल ऑफ सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय द वे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब मुझे लग रहा था बैटल ऑफ पानीपत। बोले हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, ओके। अकबर वर्सेस अकबर वर्सेस हेमंत, महाराणा राइट? प्रताप। नहीं, दैट वाज पता नहीं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। ओ हाँ, ठीक है, इस बारे में किसी और पानीपत, दिन हाँ, बात करेंगे। ओके, हाँ, याद आ गया, याद आ गया। क्या, 3 बैटल हुए थे, तीसरा, और तीनों बैटल ना लाइक इंडिया की हिस्ट्री को बदल दिए ऐसे थे। एनीवे, सो हाँ, फिर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्हें दो सबमरीन, दो अलग अलग सबमरीन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। वो जर्मनी से उनको भेजा गया मडागास्कर, केप केप टाउन एंड मडागास्कर, एक सबमरीन से, जर्मन सबमरीन, और वहां से जापानी सबमरीन से वो जापान जाते हैं। ठीक है। ओके, उसी बीच वो सिंगापुर भी जाते हैं, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। ठीक है, आईएनए का गठन किया। और देखो, ठीक है, तुम्हें पहले इस बारे में कुछ बताना है तो रुको, मैं मैप दिखाता हूँ। तो वो अ, जर्मनी आते हैं रोडवेज के रास्ते, एरोप्लेन वगैरह, ओके, बट यहाँ से जो आते हैं जर्मनी से, वो सी रूट से जाते हैं इधर मडागास्कर, एंड ही गोस टू टोक्यो, दैट इज जापान। और ये जो फिर वहां से वो जो वापस आते हैं लाइक बैंकॉक, ताइवान, ताइवान में उनकी डेथ हुई थी बाय द वे। तो ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये टोक्यो की बात है। जापान पहुंचते हैं, और वहां पे उनकी जो मुलाकात होती है, वो मोहन सिंह, और वहाँ पे एक आईएनए का गठन जो किए रहते हैं, मोहन सिंह एक नाम रहता है। तो मोहन सिंह और हिकारी टिकन, ठीक है, तो ऐसा होता है कि दोनों में वो डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट क्यों होता है? क्योंकि उनमें से एक को लगने लगता है, जैसे एक आईएनए बनाने के लिए थे, ठीक है, एक को लगता है कि जापान जो है उनका यूज कर रहा है, ठीक है, आईएनए के थ्रू वो ब्रिटिश लड़ना चाहते हैं, मतलब वो आईएनए का अपने वर्ल्ड वॉर के लिए यूज करना चाहते हैं। और इस बारे में डिस्प्यूट हम्म, हुआ और वो नहीं बना, उस टाइम पे बंद हो गया। बट अगेन ओके, रास बिहारी बोस जी जो है वो हेल्प करते हैं। वो जो लीड कर रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को, तो उसका कमान हम्म, सुभाष चंद्र बोस जी संभालते हैं, एंड आईएनए का गठन भी करते हैं, और फिर वो अपना आर्मी बनाते हैं। फिर मतलब दैट्स हाउ ही हेल्प, लाइक इंडियंस जो थे वॉर में, जो जापान लोगों ने पकड़े थे, उन लोगों को फ्री करते हैं, और एक प्रॉपर सोल्जर की आर्मी, मतलब पूरा संगठन बनाते हैं। हाँ, तो ये जो आईएनए था उसमें एक सेक्शन था वुमेन सोल्जर्स का, जिसको हेड कर रही थी, हाँ, दैट वाज रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, लक्ष्मी हेडेड बाय स्वामी यादव, लक्ष्मी सहगल। ऑल्सो लाइक
2 जुलाई 1943, 1943 में उन्होंने कहा, दिल्ली चलो और पढ़ाई करो यार जाके। ऑल्सो इसे आजाद हिंद फौज की जब स्थापना होती है, ये कहते हैं कि यार तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये सारे कोड आज हम्म। भी उतने ही पॉपुलर है जितने तब थे। बस डिफरेंस इतना रह गया है कि अब आजादी किसी और चीज से चाहिए, बट इट्स फाइन। सुनो सुनो, वो जो लक्ष्मी सहगल है ना, वो उनका शादी के बाद हुआ है। शादी के पहले शी वॉज लक्ष्मी स्वामीनाथन। हाँ, सहगल जो है प्रेम कुमार सहगल से शादी के बाद है। मैं एक झंडा ढूंढ रहा था जो मैंने विक्टोरिया म्यूजियम में देखा था, बट आई थिंक आई डोंट हैव दैट नाउ। पहले शायद वो फोटो डिलीट हो गई है, बट इट्स फाइन, ओके। हो सकता तो ऐसा हुआ था, जापानीज का कब्जा हो गया था अंडमान निकोबार आइलैंड पे। है। हाल ही में अंडमान निकोबार हाँ। आइलैंड का वैसे नाम चेंज किया गया है, जो पीएम मोदी जी ने चेंज किया है। रीजन भी बताता हूँ, काफी रीजन है उसमें से एक ये भी है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार वहां पे झंडा लहराया था भारत का। मतलब वैसे तो ओके। उन्होंने सबसे पहले मणिपुर में लहराया था, बट वहां भी लहराया था अंडमान निकोबार पे स्वराज का झंडा। जापान ने हैंड ओवर कर दिया उस आइलैंड को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में। वेल सुबह ओके। जापान जो है सीक्रेटली वहां पे कुछ टैक्टिक था उसका। वो सीक्रेटली वहां पे मिलिट्री बना रहा था जो कि सुभाष जी को नहीं बताना चाहता था। बट एनी हाउ ही गॉट टू नो, लाइक तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का एक नाम रखा शहीद द्वीप, और निकोबार का एक ओके। नाम रखा स्वराज्य द्वीप। मुझे स्वर। लगता है ये नाम आज भी जरूरी है। मतलब भारत के जो ऐसे नाम है, कई सारे हाँ। नाम है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल को दिखाते हैं फ्रॉम एनी एरा, एंड देयर नेम्स शुड बी रिटेन एनी हाउ, बट इट्स फाइन। जैसे इलाहाबाद का प्रयाग है, लास्ट वीडियो में भी बात किया था इस बारे में। वेल हाँ। देखो, अच्छा आजाद हिंद फौज का एक और इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने अपना पोस्टल कार्ड बना रखा था, अपना रूल बना रखा था। बहुत से रूल बुक जो है, कोर्ट की जो रूल बुक होती है, ठीक है, अपनी करेंसी ओके। तक बना रखी थी। और मतलब नेता जो थे ना, वो तैयार थे कि इंडियन गवर्नमेंट बनानी है आजाद करवा के, और कैसे क्या चलाना है। इनफैक्ट 9 अलग अलग जो कंट्री है वो मान भी गए थे आजाद हिंद फौज के बनाए देश को। लाइक उन जिस जगह पे सुभाष चंद्र बोस ने कब्जा कर लिया था कई सारी जगहों पे, ब्रिटिश के हाथ से छीन लिया था। उसमें से 9 कंट्री में जर्मनी और जापान भी थे, ऑफ कोर्स, इनफैक्ट चाइना भी था। सो दिस वाज लाइक इम्पोर्टेंट चीज थी जो आईएनए ने किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी, एक खुद का कंट्री बनाना। एंड उनका पूरा आइडिया था, पूरा हम लोगों ने इनफैक्ट 10th में पढ़ा था, उनके सारे पॉइंट्स कि क्या क्या वो करना चाहते थे आज़ादी के बाद। सो स्पेशली फॉरवर्ड हम्म। ब्लॉक पे उन्होंने ये चीजें मेंशन कर रखी है। इसके अलावा इन्होंने मणिपुर के मोइरंग में भारत का पहला झंडा वहां पे लहराया था आईएनए की ओर से। और कोहिमा और इम्फाल जो है, वहां भी वो जीत गए थे एक तरीके से ब्रिटिश से। देखो, अच्छा एक और चीज हुआ था इंसिडेंट, वो ये था कि जब वो ब्रिटिश से लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने आजाद हिंद का जो रेडियो था उस पे पहली बार उन्होंने महात्मा गांधी को संबोधित किया था, और उनको पहली बार फादर ऑफ द नेशन बोला, राष्ट्रपिता। तो उनके लिए रिस्पेक्ट हमेशा थी ओके। सुभाष चंद्र बोस के अंदर। अच्छा, इससे एक और चीज याद आता है कि देखो आज के लोग जो है ना, दे फाइट कि यार गांधी अच्छे थे कि सुभाष अच्छे थे, बट दोनों ने अपना काम किया, अपने काम हम्म। करते गए। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस खुद बहुत रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी की, उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था उन्हें। इनफैक्ट जब सब कुछ इतना दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ फिर भी, और इनफैक्ट उनसे आशीर्वाद मांगा कि आईएनए जो है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट सफल हो जाए, इसलिए। तो 1944 में हाँ। वो झंडा लहराते हैं कई जगह। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न जो कुछ स्टेट थे, कोहिमा, रामू, वहां पे वो फिर ऐसा होता है कि मतलब वहां पे झंडा लहराते हैं, वहां पे ब्रिटिश को हराते हैं इनफैक्ट। बट एट द एंड मोमेंट में ड्यू टू सम कंसिक्वेंसेस, जापान जो है वो हार जाती है वहां पे, क्योंकि आईएनए जो है जापान के सपोर्ट से वहां पे गई थी, उन्होंने अपने लिए फाइट किया। हार जाती है, और एंड ऑफ द डे आईएनए के सैनिक जो है वो सरेंडर कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ओके। अगली प्लानिंग के लिए वापस वहां से निकल के वो जापान चले जाते हैं। एंड वो जब आते हैं, जब आई थिंक ही वाज गोइंग टू बैंकॉक और सिंगापुर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लाइक तुम बता सकते हो।
तो उनका डेथ हो जाता है बीच में प्लेन क्रैश के कारण, जो कि पता नहीं सच है या नहीं, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं है। बस ठीक है, अ, तुम्हें इस बारे में कुछ कवर करना मुझको मुझको जो पता है वो एक्चुअली मंचूरिया जाने की कोशिश कर रहे थे जब जापान डिफीट हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में। है। एंड मंचूरिया किधर द प्लेन मतलब? ही वाज ट्रैवलिंग ऑन मंचूरिया, आई थिंक इट वाज अराउंड चाइना। चाइना ओके। के अब कब्जे में है शायद। ओके, इट्स ओके। ऐसे ही कुछ है। हाँ। ओके। या फिर चाइना के अंदर था उस वक्त का, उस वक्त तो चाइना खुद एकदम छोटा सा था। क्या मतलब, ऐसा तो था ना ये, उस वक्त ताइवान का रोल ज्यादा था, चाइना का रोल कम था। हाँ इनफैक्ट यूएन में जब बना था 1945 में, तो उसमें भी ताइवान पहले था परमानेंट मेंबर, फिर चाइना। हाँ सिंस चाइना एक तरह से बड़ा था, ताइवान छोटा था, बट ताइवान रूल करता था। हाँ बट फिर चाइना को बना दिया गया, ताइवान को हटा दिया गया, और अब चाइना ताइवान पे आक्रमण करता है। तो ये अपना अलग खेल है, तिब्बत चाइना टोक्यो मतलब ताइवान, आई वॉन्ट गो देयर। तो ठीक है, बता रहे थे, बताओ। हाँ। ये प्लेन एक्चुअली क्रैश हुई थी ताइहुकू, ताइवान में। आजकल इसे टाइपेई भी कहते हैं। जो भी वहाँ के लोग प्रोनाउंस करते हो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो ये प्लेन क्रैश उधर ही हुआ था जहाँ पे उनकी डेथ हुई। तो इसकी जो ऑफिशियल रिपोर्ट आती है उसमें बॉडी तो मिली भी नहीं। ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि उनकी डेथ हुई कि नहीं। काफ़ी मतलब लाइक कुछ भी सॉलिड एविडेंस या प्रूफ नहीं है कि हम ये कह सकें कि ही डाइड इन दैट क्रैश। मेजोरिटी लोगों का यही कहना था कि यार वो एस्केप कर गए हैं, काफ़ी अच्छे हैं वैसे भी एस्केप करने में। फिर इनकी फैमिली में भी दो पक्ष हो गए थे कि इनकी कुछ पार्ट ऑफ हिज फैमिली वो एक्सेप्टिंग कि गवर्नमेंट जो कह रही है कि डेथ हो गई हो गई, कुछ कह रहे हैं कि नहीं यार नहीं हो सकती। तो मेन तो दो लोग थे जो इस पे और एविडेंस कलेक्ट करने को और रिसर्च करने को कहते थे। एक इनकी नीस थी अनीता, एंड हिज डॉटर सुभाषिनी बोस। तो इसके लिए फिर काफी फिर ह्यूमर्स बनते हैं, मिस्ट्री बनती है। तो एक गुमनामी बाबा करके है हम्म। जिनको 1980 से 2000 के बीच काफी लोगों ने देखा। तो लोग कहते हैं कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में ही नहीं बल्कि ये अपनी चाल ढाल बातों में हर चीज में जो है काफी कुछ सुभाष चंद्र बोस जैसे थे, अपने ही आइडियाज में कैन बी, उनके बट जैसे थे। वेल कई लोग कहते हैं कि मतलब प्रूफ मिल गया कि वो नहीं है, हाँ बट स्टिल देयर आर डिस्प्यूट्स ओवर दिस। मतलब हाँ। और वो उस वक्त उनका नहीं है काफी कि सारे राष्ट्रीय है ना कुछ है। हाँ, और उस वक्त काफी सारे क्या ऑलमोस्ट सबके सब जो भी फाइल्स इनके ऊपर लिखी गई थी, जो भी फाइल्स इनके ऊपर बनी थी, जो रिपोर्ट्स थी, सबको क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की तरह रखा गया था। अभी काफी रिसेंटली कुछ लास्ट 2-3 डिकेड में ही ये सब बाहर आना शुरू हुई है। एंड इवन व्हेन आई ट्राइड टू एसेस देम मेरे को एसेस लाइक मिल रहा है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो सामने ही लिंक है। मैंने उसको काफी सारे ब्राउजर्स और अकाउंट से ट्राई किया, सब पे सेम एरर आ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। लाइक डी नहीं, क्लासिफाई करके भी क्लासिफाइड लग रही है टू सम एक्सटेंट। एक और चीज, कुछ बात दिल की बात है। सुभाष चंद्र बोस जी ने ब्रिटिश से कुछ स्टेट्स को जो नॉर्थ ईस्ट के थे उन्हें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर दिया था, और मणिपुर के हाँ। मोइरांग में उन्होंने पहली बार झंडा लहराया था। इट्स जस्ट अ प्राइडलेस बात है। ऑल्सो एक और चीज, जय हिंद का जो नारा था, ठीक है, वो दिया था डॉक्टर चेम्बाकरमण पिल्लई, डॉक्टर चेम्बाकरमण चंपा पिल्लई, कमल। जिन्होंने ये पहली बार दिया था नारा। और चेम्बा वो जब कड़मल नेताजी, पिल्लई। हाँ, ऑस्ट्रिया में वो नेताजी से मिलते हैं, तो फिर उन्हें वो नारा से संबोधित करते हैं, और उसके बाद वो नारा सुभाष जी ने भी यूज किया है भाई। इसके अलावा ओके। उन्होंने दिल्ली दिल्ली चलो किया था, तो चलो। मुझे कौन याद आ दिल्ली रही चलो। है। हाँ, उस क्या वक्त तो दिल्ली दिल्ली चलो चलो था। इम्पोर्टेंट। हाँ। अच्छा, उनके डेथ के बाद, मतलब डेथ के बाद भी ऐसी कुछ चीजें हुई थी। ऑफकोर्स उनकी डेथ हो गई थी, पर जो इंडिपेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, एक और चीज, जब इंडिया याद हुआ था, कि जो उस समय पोस्टल कार्ड हुआ करते थे, तो जो सबसे पहला पोस्टल कार्ड था उस पे जय हिंद लिखा था, मतलब रिस्पेक्ट फॉर ओके। सुभाष चंद्र बोस जी। जो आज हम कूल। लोग बोलते हैं जय हिंद जय भारत, समथिंग। तो वेल देखो, हाँ। इंसिडेंट ऐसा है कि जब उनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो नवंबर 1945 सीई यानी ईस्वी में, तो उन्होंने जो आईएनए के कुछ सैनिकों को पकड़ रखा था, बहुत सारे, लाइक उन्होंने लाल किले में बंद कर दिया ब्रिटिश लोगों ने।
क्योंकि हम्म। आईएनए ने नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट जीत लिए थे, इसलिए। पर उनके हारने के बाद, सरेंडर करने के बाद उनको पकड़ के जेल में डाल दिया दिल्ली में। तो लाल किले में उनका 3 लोगों पे मुकदमा चला, जिनका नाम मुझे याद नहीं, तो मैं पढ़ के बताता हूँ। मेजर शाहनवाज खान was the first one, कर्नल प्रेम सहगल एंड कर्नल गुरु दयाल सिंह ढिल्लो, ये 3 लोग थे। तो ऐसा हुआ, इन्होंने काफी हेल्प किया था सुभाष चंद्र बोस को। पर उनको उनके ऊपर मुकदमा चलता है उनको फांसी देने की। और इस बात से पूरे देश की जनता जो है गुस्सा आ गई थी, नाराज, पूरा मतलब कुछ भी चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। और सुनो, यहाँ पे देश की जनता का पूरा सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी, कांग्रेस ने भी, और जो भी पार्टी थे सब इंडियन पार्टी ने सपोर्ट किया जनता का। क्योंकि ये बेस्ट मौका था, क्योंकि सब अगेंस्ट थे ब्रिटिश के। और ये बेस्ट मौका था सबको एकजुट होने का, और सब एक साथ हुए 1945 में, आईएनए के आर्मी की वजह से। और फिर रिवॉल्ट होता है, एंड Okay. एट द एंड ऑफ द डे तीनों की फांसी की सजा माफ हो जाती है। एंड इट वॉज अ ग्रेट ब्लो टू द, मतलब बहुत ही बड़ा ये थप्पड़ था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे। जब उनको लगने लगा कि हाँ, अब उनका कंट्रोल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा इंडिया में। सो तो देखो, मैं यही कहूंगा कि यार, इट्स फाइन, इट्स फाइन वी वर्शिप गांधी जी और एनीवन, नेहरू जी, व्हाटएवर, वी वर्शिप इन भगत सिंह, बट डोंट फॉरगेट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इवन लाइक श्री गांधी जी की रोल रहा है उतना सुभाष चंद्र बोस जी का भी रहा है। एंड डोंट हेट ईच अदर, मतलब ऐसा नहीं कि तुम एक को हेट कर रहे हो, नहीं। दोनों ने बराबर का पूरा मतलब देखो, पहले 1939 में जो 2 ग्रुप बन गए थे, एक नॉन वायलेंस एक वायलेंस, और दोनों ने अपना बेस्ट किया। सच तो ये है कि सिर्फ नॉन वायलेंस से नहीं जीत सकते थे, और ना राम जी जीत पाए थे, तो भूल जाओ गांधी जी को। हाँ। और सिर्फ वायलेंस में भी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि हमें पूरे पूरे देश का चाहिए था साथ यार। ऐसा नहीं कि एक आर्मी बना के बाहर से आ रहे हैं हम्म। हम जीत जाए। तो इट वॉज इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ थिंग। तो प्लीज हम्म। मना करना बंद करो यार, आई रियली ऑनेस्टली से अबाउट इट। बट हाँ। एनीथिंग, अगर तुम्हें कंक्लूड करना है तो। नहीं, सो जैसे कि तुमने कहा कि सिर्फ सिर्फ नॉन वायलेंस और सिर्फ वायलेंस से नहीं जीत सकते, ऑब्वियसली बल बुद्धि दोनों चाहिए। इनफैक्ट क्योंकि इवन राम जी और कृष्ण जी दोनों ने 2 बार एटलीस्ट अपना शांति दूत भेजा था। नहीं मानने पे हाँ, वायलेंस मारना पड़ा था, तब जाके जीती थी। तो वो भी हाँ, 1947 में भी वो चीज जरूरत थी उस समय भी। तुम नहीं कह सकते सिर्फ गांधी कृष्ण जी जी का तो थे। थोड़ा हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, जो साइन दोनों ने गए थे ना, मतलब महाभारत और रामायण हाँ, युद्ध। और नहीं, मेरे को लग रहा है कि हम लोग शायद एक पॉइंट इंक्लूड किए थे कि नहीं, जब वो जर्मनी गए थे तो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे, जो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में शायद पकड़े गए थे, उनको लेकर उन्होंने फ्री इंडिया लेजियन बनाया था हाँ जर्मनी हाँ। में, जिसको जिसको इन जर्मन इंडिशे लेजियन भी कहते थे। अच्छा, जरा मुझे एक बार चेक करने दो, ये जापान पे सेकेंड एटम बम आई थिंक 9 अगस्त को गिरा था 1945। हम्म। मे बी व्हेन मुझे वाज, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। लेट मी चेक, व्हेन वाज पूछो एटम बम भाई, ड्रॉप्ड? नागासाकी में कब गिरा? नागासाकी एटलीस्ट ये 9 तो अगस्त याद है। 9 अगस्त, हाँ ठीक है याद। बट एक चीज, आई थिंक इट्स 14 अगस्त, बट लेट मी चेक वंस, बिकॉज गूगल पे कुछ और था। तो और थोड़ी सी डेट्स में देखा है, बहुत चीजों में वैरी करती है, जब तुम इंटरनेट सर्च करो, अलग साइट देखो, बुक देखो। देखो, हम्म। एक चीज मैं देख रहा था, कोइंसिडेंसेस, 9 अगस्त को जापान पे सेकेंड बॉम्ब ड्रॉप होता है, ठीक है। हम्म। उससे जस्ट अगर बुक के हिसाब से जाए तो 5 दिन बाद, या इंटरनेट पे जो फिलहाल है 18 अगस्त, उससे जस्ट 10 दिन के अंदर सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश होता है। Well, this can be a coincidence because Japan lost the war and also Subhash Chandra Bose dead. दोनों एक ही महीने में 10 दिन के अंदर होता है। तो दिस हम्म। कैन बी कोइंसिडेंस, बट इट्स जस्ट लाइक, अगर मैं ऐसे सोचूं तो कोइंसिडेंस ऑफ कोर्स हो सकता है, बट मे बी वो प्लान भी हो फ्रॉम द ब्रिटिश, वी डोंट नो प्लान्ड भी हो एनीथिंग। सकता, काफी लोग कहते हैं कि वो प्लान्ड है, स्टेज्ड है, मे बी हमारे विल पावर को कम करने के लिए ब्रिटिशर्स की तरफ से, या जो भी है। या बट एनीवे, ठीक है, इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है और हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते।
आई थिंक कुछ बताना है बता, और फिर थोड़ा ठीक है। आजाद हिंद हम्म। फौज जो बना था संगठन, उसमें ना ओके। कई सारे रेजिमेंट बने थे, ठीक है। हाँ और जिसमें पहला रेजिमेंट था गुरिल्ला रेजिमेंट, प्रथम गुरिल्ला रेजिमेंट, जिसको बोलते हैं सुभाष ब्रिगेड, ब्रिगेड, ठीक है। अब तुम हाँ हाँ देखना हाँ, ये सुना हुआ यहाँ पे है, ना, याद आया। यहाँ पे सबका नाम आएगा। सेकेंड जो था वो गांधी ब्रिगेड था, थर्ड हम्म। आजाद, और फोर्थ इज नेहरू। इसी में थे शाहनवाज खान, इनायत खान, गुलजारा सिंह और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, जिसमें से दो लोग को हाँ। फांसी दे रहे थे, और इसलिए मतलब ये सारा रिवॉल्ट होने लगा। इनफैक्ट प्रेम सहगल जो थे तीसरे आदमी, वो भी अ, एक इन्फेंट्री जो सेकेंड डिवीजन था उसके वो हेड थे रेजिमेंट के। ओके। और रानी झांसी रेजिमेंट की लक्ष्मी सहगल। तो ये हाँ, छह उन्हीं की इम्पोर्टेंट वाइफ। रेजिमेंट थे। और तो मतलब एक चीज होता है सुभाष गांधी नेहरू, तो मुझे अच्छा लगा वो चीज देख के। सुभाष तो गांधी नेहरू आजाद। हाँ, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, और उनके बारे में भी कभी बात जरूर करेंगे। इट्स फाइन। तो हम्म, और बताओ, इफ समवन आस्क्स यू हु आर योर टॉप थ्री फोर फेवरेट फ्रीडम फाइटर्स। see, I'll start from the beginning. First one is Chandragupta Maurya. As said earlier, हाँ। so he was my favorite freedom fighter. फ्रीडम फाइटर फेवरेट रीजन पीछे ये भी था, हम्म। शिवाजी ऑफ कोर्स, शिवाजी भी। बट दोनों हाँ, का रीजन था कि दोनों के जो टीचर थे वो भी मुझे बहुत लाइक, मुझे बहुत पसंद है, एक्सेप्शनल चाणक्य थे। एंड शिवाजी के भी टीचर भी। शिवाजी की टीचर कहीं ना कहीं उनकी माँ भी थी, बट ठीक है। हम्म। इसके अलावा आई लव आउट सुभाष चंद्र बोस, और वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे विवेकानंद जी से, विवेकानंद और हाँ, रामकृष्ण परमहंस जैसे टीचर से। इनफैक्ट विवेकानंद ने वो सुभाष जी के वो जस्ट जो चार है। साल हाँ, हाँ, नहीं, सुभाष चंद्र बोस के दो और लोग थे जिनसे वो इंस्पायर्ड थे, रविन्द्रनाथ टैगोर से, और एक नंदन बंकिम चटर्जी। चंद्र चट्टोपाध्याय थे। हाँ वही चटर्जी चट्टोपाध्याय। अरे देखो रविन्द्रनाथ टैगोर का फेवरेट हम लोग का आई थिंक एंथम है अजंगल मंगल। और जो हमारा हाँ नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, उनकी बुक है हाँ। आनंद मठ, वो मैंने पढ़ा है, आधी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी है। बट उसमें ये वंदे मातरम अलग अलग टाइम पे लिखा हुआ आता है, और वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हाँ। था, बहुत इंटरेस्टिंग था। एंड सुभाष चंद्र बोस उस ओके। बुक से बहुत इंस्पायर हुए थे। वेल हाँ, बोल रहा था मैं 1897 में इनका जन्म हुआ, और 93 में विवेकानंद जी ने वो शिकागो का स्पीच दिया था। सो हाँ। जस्ट लाइक दैट ओनली, ऐसा कुछ है नहीं। सो नहीं, दैट वाज ऑल अबाउट दिस। एक्चुअली एक्चुअली हम सोच रहे थे, मेरे जो फ्रीडम फाइटर्स फेवरेट है, मेरे पांच हैं। कंपैरिजन नहीं है कि कौन फर्स्ट है कौन ओके ओके, फिफ्थ है। दो और, मैं हाँ। फर्स्ट, ओके दो और, देयर वाज झांसी की रानी, आई रियली लव्ड नहीं। हर। एंड देन हाँ आई गेस they were more actually, but ठीक है, I can go for महाराणा हाँ। प्रताप, same I think झांसी for की रानी इज, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी इज मणिकर्णिका। रियली कूल। हम्म। शी इज रियली कूल, बट मुझे बचपन में सिर्फ उनके ऊपर वो जो पोएम थी वही एक पता थी, हाँ, इतना भद्रा मैंने कभी कुमार उनके बारे में चौहान। सोचा नहीं था। तो जो हम्म, मेरे टॉप फाइव बचपन से बने थे, शिवाजी महाराज ऑब्वियसली मुझे याद है, मैंने उनकी पेंटिंग वेंटिंग बना के रखी हुई थी एक दो बार। फिर फिफ्थ फिफ्थ कह रहे यार, यूकेजी में हम 5 साल के थे, हम फिफ्थ क्लास में नहीं थे, 5 साल के थे। अजी के बुक, तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, और क्या बोलते हैं यार, अभी मेरे मुंह में नहीं आ रहा। चलो इट्स छोड़ो। ओके। सुभाष चंद्र बोस ही थे। सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, उन्हीं का नाम मेरे मुंह में नहीं आ रहा था। हाँ, मेरा लाइक जो हाँ। फेवरेट फाइटर्स हैं वो अलग अलग एरा से मैंने उठाए हैं, क्योंकि एक एरा से सिर्फ एक कुछ ऐसा मेरा ऐसे कोई बहुत पहले ऐसा के रखे नहीं है, मेरे सबसे पुराने अगर मैं गिनूं शिवाजी ही है। हाँ। ऐसा कुछ अ, और वो थे। आई डोंट नो व्हाई, और बट आई एकदम, रियली लव दैट मैन। हाँ, लाइक एकदम वो लास्ट तक आते आते, जब तक हम 10 साल के हुए, मेरे फ्रीडम फाइटर एक और जो फेवरेट बने वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। ओके। ये पांच लोग मुझे बहुत पसंद आए। तुमने वो और मूवी देखा होगा एक रंग दे चीज मैंने बसंती? नोटिस की। हम्म। हाँ,
मैंने मूवी वूवी नहीं देखी है, आई ऑलवेज मोस्टली रेड बुक्स, तो मैं जितने नो, भी ये सब यू बुक्स ही बने। शुड वॉच दैट मूवी, रंग दे बसंत की बहुत अच्छी मूवी है, तुम्हें पसंद आएगा। आई विल ट्राई टू फाइंड सम टाइम। यू तो लेकिन में मेरा होगा। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, हम्म, जैसे कि अरे, जैसे कि भगत सिंह है, वो भी जो है गांधी जी के यार नॉन कोऑपरेशन, स्वदेशी, इन सबको काफी सपोर्ट किए। बिल्कुल ये बोस की तरह, जैसे बोस ने भी शुरू में नॉन कोऑपरेशन को बहुत सपोर्ट किया था। व्हेन हम्म, एक तो गांधी जी ने अचानक से सडनली अपने मूवमेंट बंद कर दिए, जस्ट हम्म। बिकॉज कि वो चौरी चौरा हो गया था, तो हाँ, उससे उसके बाद काफी लोग चौरी चौरा, डिसहार्टन हुए। हम वहीं से हाँ। बिलोंग करते हैं, का गोरखपुर। हाँ, पास में ही है। तो नहीं तो अचानक से बंद किया था, किसी का एक का नाम भी आता है कि भाई वो इतना दुखी हुआ था कि उसने सुसाइड कर लिया था इस इट्स बात पे ओके। कि यार उस अचानक टाइम से में बहुत ये सुसाइड, मूवमेंट बहुत पीछे ले मौत हो लिया। रहे थे, ना बात करे, पर हाँ, हमारी तो आज़ादी तो थी। वही एक पॉइंट था ना जिसमें जिसने सब में ये स्पार्क किया कि यार इनके नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होना है। तभी तुम देखो भगत सिंह भी सडनली वो वायलेंस की तरफ जाते हैं, उनका शुरू से ये वायलेंस वाला नहीं था एकदम। जैसे ही गांधी जी अचानक से पीछे लेते हैं यार, लोग एकदम डिस्करेज से हो जाते हैं, डिसहार्टन से हो जाते हैं। अब कुछ वंस अपनी अगेन, जान दे देते हैं, कुछ जान लेने पे उतर आते हैं। ये सब चीजें फिर कहीं ना कहीं डिपेंड इस बात पे करती हैं कि तुम मतलब, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, वो जब शुरू किए फ्रीडम स्ट्रगल, तब उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी। तो उनका था कि यार हाँ। नहीं, हमें रिफॉर्म सही करना है, हमें लड़ना नहीं है। बाल गंगाधर हम्म। तिलक जो थे, उनका माइंड था कि यार नहीं, उन्हें लड़ना है, उन्हें हक छीनना है, इस टाइप से। हम्म। जब गांधी वाले आते हैं, उनका था कि नॉन वायलेंस एंड, एक तरह से उनका मतलब वो एक्सपीरियंस भी, लाइक वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां पे उन्हें सक्सेस मिलता है नॉन वायलेंस से। ये रीजन ओके। है कि वो आके सोचते हैं कि यहाँ भी नॉन वायलेंस से काम हो जाएगा, बट यू फॉरगॉट कि इंडिया बहुत बड़ा नेशन है, यहाँ सिर्फ नॉन वायलेंस से काम हाँ। नहीं चलेगा। इंडिया बहुत हम्म। अलग कहानी थी यहाँ की। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि नहीं हो रहा है नॉन वायलेंस, अब हम लड़ेंगे। तो सबके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही थे सब, हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते, बट ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक आई थिंक। फिर जैसे कंक्लूजन इज डन, बट मैं ये बोलूंगा, हेट मत करो यार। बस। हाँ। और सुभाष चंद्र बोस सब जी की जयंती चीजें आप सब बजाय। चीजें राइट जगह पे, मैं बताऊँ, सब चीजें ना का ना एक राइट टाइम और राइट जगह होती है, और जब वो राइट प्लेस पे हो ना तब वो बिल्कुल सही होती है। इसलिए किसी भी चीज को तुम गलत नहीं कह सकते, वो सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करता है। यस, यस, सही, राइट। सो सर, हम किसी दिन इस बारे में कवर करेंगे कि हमारी आज़ादी को लेके क्या क्या, जो आखिरी टाइम में ब्रिटिश ने क्या नौटंकी की थी, और क्यों रात को अचानक से उन्होंने खाली किया ये देश, क्यों दिन में नहीं गया। बहुत हाँ, अच्छा तभी वो टॉपिक बुक है। भी है, फ्रीडम एट मिडनाइट। अच्छी बुक यस, है यार, पढ़नी चाहिए। उसकी भी अच्छी कहानी है। बट तुम्हें अगर क्यूरियोसिटी हो रहा है तो गो एंड सर्च इन चैट जीपीटी और गूगल एनीवे। बट लेट्स एंड दिस। सो बाय, लेस देन अ चलो, मिनट। तो बाय। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो क्या बोलना चाहते हो, और प्लीज प्लीज लाइक प्लीज कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों से लाइक करा लाइक दो। कर, सब्सक्राइब कर देना है। मैंने तो गुड कहा बाय। वीडियो बंद होने के पहले हैव मैं अ, कैमरा बंद करूं। गुड नाइट है, टेक केयर, बाय।